हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो दिस इज़ डे 33 ऑफ अवर यूपीएससी सीएससी मेंस पीवाईक्यू सीरीज एंड डे 2 ऑफ ethics मेंस पीवाईक्यूज. Today we are going to start the topic attitude. Total 9 questions have been asked from this topic in last 10 years, directly or indirectly. We will also cover 3 questions of this topic from Sakti ma'am's copies, and वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक इन 2 वीडियोज़ क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज डिस्कशन. तो सिलेबस में जो हमारा एटीट्यूड का टॉपिक दे रखा है वो ये है कि एटीट्यूड, उसका क्या कंटेंट है, क्या स्ट्रक्चर है, फंक्शंस, इट्स इन्फ्लुएंस एंड रिलेशंस विद थॉट एंड बिहेवियर. सी अगर आप पीवाईक्यूज़ देखोगे तो आपको मोस्टली इसकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो एटीट्यूड है उसका क्या रोल है, कैसे इसको डेवलप किया जा सकता है, या फिर सोसाइटी में जो एटीट्यूड है उसका क्या रोल है, और पॉजिटिव एटीट्यूड को आप कैसे डेवलप कर सकते हो. तो सबसे पहला क्वेश्चन 2014 का है जो कि स्क्रीन पे दे रखा है. क्वेश्चन था कि व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ए पर्सनस एटीट्यूड टुवर्ड्स सोशल प्रॉब्लम्स. In our society, contrasting attitudes are prevalent about many social problems. क्या contrasting attitude आप notice करते हो कास्ट सिस्टम को लेके, और कैसे आप एक्सप्लेन करोगे कि एग्जिस्टेंस है इन कंट्रास्टिंग एटीट्यूड्स की. तो मैंने क्वेश्चन के इंट्रो में जो एटीट्यूड है उसकी डेफिनेशन लिखी है. मैंने 2 थिंकर्स का नाम लिखा है कि अकॉर्डिंग टू ब्रेगलर एंड विगिन्स जो एटीट्यूड है वो एक सेटल्ड प्री डिस्पोजिशन है टुवार्ड्स सर्टेन थिंग्स, आइडियाज़ और पर्सनस. ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. अब क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं एक पर्सन के एटीट्यूड को टुवार्ड्स सोशल प्रॉब्लम. तो सबसे पहला रोल है इसकी फैमिली और हमारी सोसाइटी का. जो अगर कोई चाइल्ड जो है एक लिबरल फैमिली में रेज होता है तो वो जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो उनको रिजेक्ट करेगा. सेकंड पॉइंट है आपकी सोसाइटी का क्या इन्फ्लुएंस है. तो पीपल जो है अगर वो ट्रेडिशनल रूरल सेटअप में ब्रॉटअप हुआ है तो उसके कंजर्वेटिव कास्ट व्यूज होंगे कंपेयर टू अर्बन एजुकेटेड ग्रुप्स. और थर्ड जो फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है किसी भी पर्सन के एटीट्यूड को वो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. तो जो भी एजुकेशनल रिफॉर्म्स और रिजर्वेशंस हैं वो रिड्यूस कर देते हैं कास्ट प्रेजुडिसेस को अमंग यूथ. तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि अफेक्ट करता है कि किसी भी पर्सन के एटीट्यूड को टुवर्ड्स सोशल प्रॉब्लम. अब क्या कंट्रास्टिंग एटीट्यूड देखने को मिलते हैं हमारी सोसाइटी में कास्ट सिस्टम को लेके. तो सबसे पहला है ट्रेडिशनल एक्सेप्टेंस. कुछ लोग हैं जो कि कास्ट को उनकी कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा मानते हैं और सोशल ऑर्डर का हिस्सा मानते हैं. जैसे कि अभी भी जो रूरल इंडिया है वहाँ पे काफ़ी सारी जगहों पे एंडोगेमी और कास्ट बेस्ड जो रिचुअल्स हैं वो अभी भी प्रैक्टिस किए जाते हैं. दूसरा है रिफॉर्मिस्ट रिजेक्शंस. यहाँ पे कुछ लोग उसको अपने कल्चरल हेरिटेज के हिस्सा मान रहे थे, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि इसका अपोज करते हैं और वो इक्वालिटी और जस्टिस को डिमांड करते हैं. जैसे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एक मूवमेंट चलाया था कास्ट 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 सिस्टम के अगेंस्ट. थर्ड है प्रेगमेटिक अडेप्टेशन. कुछ लोग हैं, अब देखो कुछ लोग थे जो कि उसको कास्ट को अपना कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा मान रहे थे, कुछ लोग थे जो कि उसको अपोज कर रहे थे. अब थर्ड पार्ट जो है वो ये है कि वो कास्ट को सोशली एक्सेप्ट तो कर रहे हैं बट उसका अपोज भी करते हैं पॉलिटिक्स में और एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे. जैसे कि एजुकेटेड अर्बन इंडिविजुअल वो अपनी कास्ट आइडेंटिटी को तो मेनटेन करके रखते हैं मैरिज के टाइम पे, लेकिन जब बात एम्प्लॉयमेंट की आती है तो तब वो इसको अपोज करते हैं. तो ये कुछ कंट्रास्टिंग एटीट्यूड देखने को मिलते हैं हमारी सोसाइटी में कास्ट सिस्टम को लेकर. अब क्या रीज़न है इनके एग्जिस्टेंस का कि क्यों अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है ये एटीट्यूड. तो सबसे पहला है कि डीप रूटेड ट्रेडिशंस हैं जो कि कास्ट आइडेंटिटी को इमोशनली सिग्निफिकेंट बना देते हैं. जैसे कि सेंचुरीज ओल्ड कस्टम है जो कि फैमिली रिलीजन से रिलेटेड है. दूसरा है जो हमारे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं वो इक्वालिटी सीख करते हैं, जबकि जो डोमिनेंट ग्रुप है वो इक्वालिटी को वो नहीं चाहते कि सबको इक्वालिटी मिले क्योंकि इससे उनके जो प्रिविलेज है वो उसका लॉस हो जाएगा. जैसे कि जो प्रोटेस्ट होते हैं अगेंस्ट और इन फेवर ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसीज़. थर्ड है इनकम्प्लीट सोशल अवेयरनेस एंड पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन. जैसे कि वोट बैंक पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कास्ट अलायंसेस इन स्टेट्स लाइक यूपी और बिहार. तो हमने एक क्वेश्चन कवर किया है, इसमें हमें दिखाना था कि क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं किसी भी पर्सन के एटीट्यूड फॉर्मेशन को. हमारी सोसाइटी में क्या कंट्रास्टिंग एटीट्यूड है कास्ट सिस्टम को लेके और क्या रीज़न है उनके एग्जिस्टेंस को लेके. सेकंड क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था
ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि दो डिफरेंट काइंड के एटीट्यूड देखने को मिलते हैं पब्लिक सर्वेंट्स के उनके वर्क को लेके। एक तो है ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड और दूसरा है डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। तो पहला क्वेश्चन बात कर रहे हैं कि आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना है, उनकी मेरिट और डीमेरिट बतानी है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये पॉसिबल है कि आप ब्यूरोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक दोनों एटीट्यूड को बैलेंस करके एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट कर सको फॉर द फास्टर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। मैंने क्वेश्चन की शुरुआत की एक एग्जांपल से कि एक डेस्टिट्यूट लेडी है जिसके पास कोई भी एलिजिबल डॉक्यूमेंट नहीं है। एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो चलता है हमारा पीडीएस सिस्टम, उसके बेनिफिट के लिए उसके पास राशन कार्ड नहीं है। तो वो एक पब्लिक सर्वेंट के ऑफिस में जाती है। अब जो पब्लिक सर्वेंट है उसके पास दो चॉइसेस हैं और ये दोनों चॉइसेस उसके एटीट्यूड पे बेस करती हैं। तो पहला है उसका ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड और दूसरा है डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। अब जो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड है ये रूल्स और रेगुलेशंस पे बेस्ड है। ये हायरार्की को फॉलो करता है, टॉप डाउन अप्रोच में चलता है और ये मीन्स और एंड्स को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। तो अगर उसका पब्लिक सर्वेंट का ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड है तो वो अलाउ नहीं करेगा उस लेडी को बेनिफिट, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग उसके पास बेनिफिट लेने के लिए उसके पास कार्ड होना कंपलसरी है, जो कि नहीं है तो फिर वो उसको बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। सेकंड टाइप है हमारा डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। तो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड प्रमोट करता है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग। ये हायरार्की को फॉलो कर भी सकता है और नहीं भी। इसमें बॉटम अप्रोच फॉलो होती है, बॉटम अप, और ये इंपॉर्टेंस देता है एंड्स को कि सबको डेवलपमेंट में इंक्लूड करना है और इसके लिए इनोवेटिव वेज भी ये निकाल सकता है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। अब ये डेस्टिट्यूट लेडी वाले जो एग्जांपल है इसमें पब्लिक सर्वेंट क्या कर सकता है कि वो कंपैशन दिखाएगा और ना केवल वो लेडी को बेनिफिट्स अलाउ करेगा बल्कि उसको जो राशन कार्ड है उसके अंदर उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह इंक्लूड करके और उसको एनरोल करवाएगा। तो ये हमारा डिफरेंस यहाँ पे कंप्लीट होता है ब्यूरोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक एटीट्यूड में। अब दूसरा क्वेश्चन बात कर रहा था कि क्या ये पॉसिबल है कि हम बैलेंस कर सकें दोनों एटीट्यूड को ताकि जो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो क्रिएट हो और फास्टर डेवलपमेंट हो उसके। तो बैलेंस ऑब्वियसली रिक्वायर्ड बिटवीन द ब्यूरोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक एटीट्यूड फॉर द बेटर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। क्योंकि अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि पब्लिक स्कूल है जहाँ पे उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको मीन्स उसके प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए, फिर बेटर मैनेजमेंट के लिए आपको रूल्स और रेगुलेशंस की तो ज़रूरत होगी, तभी स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो अच्छे तरीके से हो पाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ही आपको पेरेंट्स और जो टीचर्स हैं उनको फीडबैक प्रोवाइड करना है और उनके साथ अच्छे से इंगेज होना है, तभी जो उनका जो बच्चे हैं उनका करिकुलम डेवलपमेंट जो है वो बेटर तरीके से हो पाएगा। तो लॉज और रेगुलेशंस जो है ये उसका ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड दिखाते हैं किसी भी स्कूल के मैनेजमेंट का, और जब वो इंगेज करते हैं पेरेंट्स और टीचर्स के साथ ये उनका डेमोक्रेटिक एटीट्यूड दिखाता है। तो जब भी हम लोगों को जो भी उनकी सिचुएशन या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनते हैं और साथ ही साथ हम लोग रूल्स और रेगुलेशंस को भी फॉलो करते हैं, तो इस तरीके से हम बेटर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर द फास्टर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ये मैंने यहाँ पे एक डिसेंट सा कंक्लूजन दिया है इसका। थर्ड क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। एक फिलोसोफर हैं मैक्स वेबर, उन्होंने बोला है कि इट इज़ नॉट वाइज टू अप्लाई टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द सॉर्ट ऑफ मोरल एंड एथिकल नॉर्म्स वी अप्लाई टू मैटर्स ऑफ पर्सनल कंसाइंस। ये बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो पर्सनल कंसाइंस के लिए जो मोरल और एथिकल नॉर्म्स हैं आप उनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई नहीं कर सकते, ये वाइज थिंग नहीं है। और इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रियलाइज दैट द स्टेट ब्यूरोक्रेसी माइट पजेस इट्स ओन इंडिपेंडेंट ब्यूरोक्रेटिक मोरलिटी। और आपको ये भी रियलाइज़ करना पड़ेगा कि जो स्टेट ब्यूरोक्रेसी है उसके लिए आपको एक इंडिपेंडेंट ब्यूरोक्रेटिक मोरलिटी की ज़रूरत है। तो आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। तो मैं दोनों साइड से देखना है इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमने मोरल एटीट्यूड की डेफिनेशन दी है अकॉर्डिंग टू डाइट्रिक वोन हाल्डब्रांड। मोरल एटीट्यूड जो है फीलिंग्स या फिर परस्पेक्टिव्स हैं जो कि गाइड करते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग को कि क्या सही है और क्या गलत है। अब हम ये बताते हैं कि पर्सनल मोरलिटी असेंशियल तो है, लेकिन ये काफ़ी बार ये ऐसा होगा कि आप उसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाओगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। अब वो क्या रीज़न है जिनकी वजह से आपकी पर्सनल जो भी मोरल और एथिकल नॉर्म्स हैं उनको आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई नहीं कर पाते। तो सबसे पहला रीज़न है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का पोटेंशियल रहता है कि एक पब्लिक सर्वेंट है जिसका कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल बिलीफ है माइग्रेशन को लेके, तो वो जो भी डिसीजन लेगा या फिर जो भी पॉलिसी मेकिंग करेगा तो उसमें उसका वो जो एटीट्यूड है या फिर जो बिहेवियर है वो वहाँ पे देखने को मिलेगा। सेकंड है देयर इज़ अ नीड फॉर इम्पार्शियलिटी,
कि मान लो कोई पब्लिक सर्वेंट है जिसका किसी रिलीजियस ग्रुप को लेके उसके खुद के कुछ पर्सनल व्यूज़ हैं, तो अगर वो पॉलिसी बना रहा है किसी भी एरिया के लेके, तो जो पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप है अगर उसको लेके उसके व्यूज़ अलाइंड है, तो इससे जो पॉलिसी मेकिंग है और जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा, वहाँ पे बाइस्डनेस दिखेगी। और थर्ड है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत होती है कि मान लो कि आप इंटरव्यू बोर्ड में हो और आपका कोई रिलेटिव है जो कि कैंडिडेट लिस्ट में है, तो कहीं ना ये आपके डिसीजन को ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस करेगी ये चीज़। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो ये दिखाते हैं कि आप आपकी जो पर्सनल मोरालिटी है आप उसको डायरेक्टली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बट गांधी जी का ये मानना है कि स्टेट ब्यूरोक्रेसी को आप कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते, मीन्स अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जो नॉर्म्स और पर्सनल कंसाइंस हैं, मीन्स जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो नॉर्म्स हैं और जो आपकी पर्सनल कंसाइंस के जो नॉर्म है वो इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। कैसे, अब वो हम देखते हैं ये कैसे रिलेटेड है। तो सबसे पहले कि कंपैशन और इमोशनल फुलफिलमेंट तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, आपका चाहे आप चाहे किसी भी टाइप के काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें दिखानी होगी, जैसे कि मदर टेरेसा, तभी उस वो जो काम आप उसको इफेक्टिव तरीके से कर पाओगे। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि हेल्थ वर्कर्स ने जो दिखाए थे ड्यूरिंग द पेंडेमिक। इनोवेशन और क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि एक सिटी प्लानर है जो कि ट्रैफिक कंजेशन के लिए कुछ टूल्स वगैरह बना रहा है या फिर सिटी प्लानिंग कर रहा है। फोर्थ कमिटमेंट और रेजिलियंस की टीचर जो है उसके पास रिसोर्स कंस्ट्रेंट है लेकिन फिर भी वो अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। और लास्ट ओपन माइंडेडनेस होनी चाहिए कि आप सभी रिलीजन्स को रिस्पेक्ट कर रहे हो। तो कंक्लूजन में मैंने बताया कि आपको बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा बिटवीन पर्सनल एथिकल एंड मोरल नॉर्म्स, मीन्स आपकी जो पर्सनल नॉर्म्स है और जो स्टेट ब्यूरोक्रेसी के जो नॉर्म्स हैं। इसी वजह अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आप प्रमोट करोगे हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि सेम 2016 में ही पूछा गया था कि हमारा जो एटीट्यूड है टू आर लाइफ वर्क एंड अदर पीपल एंड सोसाइटी वो जनरली सेव किया जाता है अनकॉन्शियसली बाय द फैमिली एंड द सोशल सराउंडिंग इन विच वी ग्रो अप। तो पहली लाइन इसने एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दी है कि हमारा जो भी एटीट्यूड है हमारी लाइफ को लेके, हमारे वर्क और अदर पीपल और सोसाइटी को लेके, वो अनकॉन्शियसली सेव होता है हमारी फैमिली और जो सोशल सराउंडिंग से जहाँ पे हम लोग ग्रो अप करते हैं उनसे। तो कुछ जो अनकॉन्शियसली एक्वायर्ड एटीट्यूड और वैल्यूज़ हैं वो अनडिजायरेबल भी होती है इन द सिटीजन्स ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक एंड इग्लिटेरियन सोसाइटीज़। मीन्स जो भी हम लोगों ने एटीट्यूड डेवलप किया है अनकॉन्शियसली, उसमें कुछ वैल्यूज़ और कुछ एटीट्यूड हमारे ऐसे हैं जो कि अनडिजायरेबल हैं। तो डिस्कस करना है कि ऐसे कौन सी अनडिजायरेबल वैल्यूज़ हैं आज के एजुकेटेड इंडियंस के लिए और कैसे आप चेंज कर सकते हो इन एटीट्यूड को। तो सबसे पहले कि कौन सी वैल्यूज़ है जो कि अनडिजायरेबल, तो सबसे पहली वैल्यू है कि सोशल प्रिजुडिस और कास्ट वाइज, कि आप डिस्क्रिमिनेट करते हो हाउ अपने घर पे मैरिज के टाइम पे या फिर वर्क प्लेस के टाइम पे कास्ट आइडेंटिटी के बिहाफ पे। दूसरा है मेटेरियलिज्म और करप्शन एक्सेप्टेंस, की सक्सेस को हमेशा मतलब मोस्टली इक्वेट किया जाता है कि सक्सेस का मतलब है वेल्थ और एथिक्स से इसका एज सच कोई रिलेशन नहीं है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है कि आप ब्राइबरी को काफ़ी बार नॉर्मलाइज कर देते हो कि एक नेसेसरी एविल है ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस में। थर्ड है जेंडर बाइस और पैट्रियार्कल माइंडसेट की वुमेन को काफ़ी बार अपोज किया जाता है जो भी उनकी लीडरशिप और फील्ड पोस्टिंग है उनमें। और लास्ट है कि आप सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं दिखाते हो वोटिंग के टाइम पे, क्लीनलीनेस या फिर रूल फॉलोइंग के टाइम पे। अब कैसे आप चेंज कर सकते हो अपना एटीट्यूड, तो सबसे पहले कि आप वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और एथिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड कीजिए, जिसमें एक लवासना ने एथिक्स मॉड्यूल प्रेजेंट किया था जिसमें वो एम्फेसाइज करती है गांधीयन प्रिंसिपल और जो पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ हैं उन पे। दूसरा है कि आप रोल मॉडल और मेंटरशिप प्रोवाइड कीजिए, जो जैसे कि IAS ऑफिसर आर्मस्ट्रिंग पाम है, उन्होंने वॉलेंटरी रोड प्रोजेक्ट चलाया था मणिपुर में। थर्ड है कि आप इंस्टीट्यूशनल री कीजिए जो एथिकल कंडक्ट है उनकी, जैसे कि सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल हो गया, RTI एक्ट हो गया, या फिर सोशल ऑडिट फोस्टरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। और लास्ट है कि आप एनकरेज कीजिए ऑफिसर्स को कि वो इंटरेक्ट करें वल्नरेबल ग्रुप्स के साथ टू बिल्ड एम्पैथी। अब हम 2017 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बात करते हैं कि डिसिप्लिन जो है जनरली इंप्लाई करता है फॉलोइंग द ऑर्डर एंड सबऑर्डिनेशन, हाउएवर ये काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखी है और फिर हमें उसको डिस्कस करना है कि डिसिप्लिन जो है जनरली हम ये मानते हैं कि उसकी वजह से ऑर्डर और सबऑर्डिनेशन एग्जीक्यूट होता है, लेकिन कभी कभार ये काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सबसे पहले मैंने इंट्रो में इसका
डेफिनेशन दी है कि डिसिप्लिन है क्या। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप ट्रेन करो किसी को टू ओबे एंड बिहेव इन ए कंट्रोल्ड एंड वेल डिफाइंड वे, कि वो कंट्रोल और वेल डिफाइंड वे में बिहेव करें। तो डिसिप्लिन जो है ऑर्डर और सबऑर्डिनेशन को फॉलो कर सकता है। यहाँ पे आप एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना सकते हो कि डिसिप्लिन लिख सकते हो यहाँ पे डिसिप्लिन और विच लीड्स टू ऑर्डर एंड सबऑर्डिनेशन। अब डिसिप्लिन जो है वो प्रोडक्टिव है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर उसको फॉलो किया जाए एक कंस्ट्रक्टिव वे में। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि कैसे डिसिप्लिन जो है वो अगर उसको कंस्ट्रक्टिव वे में फॉलो किया जाता है तो कैसे वो प्रोडक्टिव हो सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे स्कूल्स में क्या होता है कि क्लास टीचर जो है वो क्लासरूम के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करके रखती है, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो एक प्रॉपर वे में बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ और उनका होमवर्क भी वो अपने टाइम पे करके लेके आते हैं। दूसरा है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे जो जूनियर स्टाफ है उसको फॉलो करना पड़ता है जो ऑर्डर है उसके सबॉर्डिनेट का या फिर जो सीनियर स्टाफ है उसका, ताकि जो डेकोरम है ऑफिस का मेंटेन रहे। तो ये दो एग्जांपल थे जो कि शो करते हैं कि अगर डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन को आप कंस्ट्रक्टिव वे में फॉलो करो तो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोडक्टिव हो सकता है। दूसरा है कि अब इसका कंट्रास्टिंग वे देख सकते हैं कि अगर डिसिप्लिन कब जो है काउंटर प्रोडक्टिविटी में चेंज हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये डिस्ट्रॉय कर देता है इनोवेशन और क्रिएटिविटी को। जैसे कि ब्रिटिश एरा एजुकेशन सिस्टम जो था इंडिया के अंदर, तो उसने मोस्टली स्कूल एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया और इंडिया में जो इतने सालों से जो क्रिएटिव वे चले आ रहे थे लाइवलीहुड के, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें अभी लॉस्ट हो चुकी हैं। दूसरा, इट क्रिएट्स मोरल करप्शन कि नाजिस ने फॉलो किया हिटलर के ऑर्डर को और जिससे कि मास डिस्ट्रक्शन हुआ। थर्ड है ये फोकस करता है क्वांटिटी पे ना कि क्वालिटी पे, जैसे कि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में देख सकते हो काफ़ी बार। और लास्ट है काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर कि अगर घर पे आप ओवर डिसिप्लिन करके रखोगे बच्चों को तो वो उनका जो मोरल डेवलपमेंट है उसको सप्रेस करेगा। और आप कंक्लूड इस तरीके से कर सकते हो कि डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है फॉर ऑर्डर एंड सबऑर्डिनेशन, बट हम लोगों को बैलेंस करना पड़ेगा डिसिप्लिन को मोरल डेवलपमेंट के साथ। तो यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी एंड होता है। हम लोगों ने 3 4 5 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम चलो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि अदरवाइज़ ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप लोगों को इन 5 क्वेश्चंस में कोई भी इनपुट देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।